इस नई और रोमांचक गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है ना, वो वाकई बहुत खास है। जी। और खास इसलिए है क्योंकि हमारे पास कक्षा 10 के इतिहास के नोट्स हैं। बिल्कुल। और आज का विषय है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब अक्सर ये विषय सुनते ही दिमाग में स्कूल की किसी पुरानी क्लास की याद आ जाती है, जहां मतलब सिर्फ तारीखें और मुश्किल नाम रटने पड़ते थे। हाँ, वो बोरिंग वाला एहसास। एकदम सही कहा। लेकिन सच मानिए, आज हमारा उद्देश्य उन तारीखों को रटना बिल्कुल नहीं है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे क्रांतियों की आग और गुप्त संगठनों की साजिशों ने आधुनिक यूरोप का नक्शा तैयार ये किया। गरबीत शातिर कूटनीति ने भी, जिसे आज हम दुनिया के मैप पर देखते हैं, वो रातों रात तो नहीं बना था। हाँ, ये पूरी कहानी किसी हाई वोल्टेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म है क्या? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और यहीं से इस पूरी चर्चा की नींव पड़ती है। अगर हम स्रोत सामग्री के अनुसार राष्ट्रवाद की परिभाषा को देखें, तो ये मूल रूप से एक भावना है। एक तरह की साझा पहचान, है ना? बिल्कुल। एक ऐसी गहरी मानसिक और भावनात्मक डोर जो किसी एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो एहसास है जो अलग-अलग लोगों को ये महसूस कराता है कि वे सभी एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं। एकदम सही। ये केवल जमीन के एक टुकड़े के बारे में नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव आइडिया के बारे में है कि हम सब एक हैं। और ये हम सब एक हैं वाली भावना यूरोप में कोई अचानक तो पैदा नहीं हुई होगी। हमारे नोट्स कुछ उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का जिक्र करते हैं। हाँ, जिन्होंने इस भावना को भड़काने का काम किया, जैसे कि पुनर्जागरण के कारण पैदा हुई नई सोच। और नेपोलियन के सैन्य अभियान और हाँ, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। चलिए, इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। उस समय फ्रांस का समाज 3 अलग-अलग वर्गों में बटा हुआ था। जी। पादरी, कुलीन वर्ग यानी अमीर लोग, और सबसे नीचे का आम निम्न वर्ग। ये विभाजन काम कैसे कर रहा था? मतलब क्या सब कुछ शांति से चल रहा था? बिल्कुल नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये विभाजन पूरी तरह से अन्याय पर टिका हुआ था। इन तीनों वर्गों के बीच भारी असमानता थी। सारा का सारा बोझ, चाहे वो टैक्स का हो या मेहनत का हो, वो सबसे निचले वर्ग पर ही था ना? हाँ, ऊपर के 2 वर्ग ऐश कर रहे थे। फ्रांस का राजा लुई 16वां पूरी तरह से एक निरंकुश शासक था। यानी एक ऐसा राजा जिस पर कोई कंट्रोल नहीं था? सही कहा, जो जनता की परवाह किए बिना अपनी मनमानी करता था। आम लोगों पर टैक्स का बोझ इतना अधिक हो गया था कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक संघर्ष बन गया था। और इसी हताशा, भूख और गुस्से ने 1789 की उस महान क्रांति को जन्म दिया, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। और उस क्रांति के परिणाम भी तो ऐतिहासिक रहे। बिल्कुल। लुई 16वें की राजशाही का हमेशा के लिए अंत हो गया और जनतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन इतिहास में हमेशा एक ट्विस्ट होता है। जनतंत्र फ्रांस में ज्यादा दिन नहीं टिका और सत्ता में आया नेपोलियन, जिसने अपने सैन्य अभियानों से पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल डाला। हालांकि हमारे नोट्स बताते हैं कि 1815 में नेपोलियन अंततः वाटरलू के युद्ध में हार गया और उसे सेंट हेलेना नाम के एक टापू पर निर्वासित कर दिया गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। अब मुझे जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है नेपोलियन के जाने के बाद का समय। क्योंकि यहाँ एंट्री होती है मेटरनिख की। हाँ, यहीं से शुरू होता है एक बड़ा टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी। एक तरफ वो लोग थे जो आज़ादी और बदलाव चाहते थे, और दूसरी तरफ वो जो पुरानी दुनिया को वापस लाना चाहते थे। नेपोलियन की हार के बाद ही शुरू होता है मेटरनिख युग, जो 1815 से 1848 तक चला। तो ये मेटरनिख युग असल में था क्या? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की उन विजयी शक्तियों ने 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया, जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है। और इसकी अध्यक्षता इसी मेटरनिख ने की थी। बिल्कुल। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख वो कोई साधारण नेता नहीं था, वो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी से मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे बदलाव से नफरत हो। एकदम सही। प्रतिक्रियावादी का मतलब है
वो इंसान जो चाहता है कि दुनिया वैसी ही चले जैसी सदियों से चलती आ रही है। उसका एकमात्र उद्देश्य गणतंत्र और आज़ादी के विचार को कुचलना और पुराने राजतंत्र को फिर से स्थापित करना था। उसे उस हर चीज से नफरत थी जो फ्रांसीसी क्रांति ने पैदा की थी। तो इस रूढ़िवादी सोच को लागू करने के लिए उसने क्या किया? उसने बहुत ही अजीब खेल खेला, खासतौर पे इटली और जर्मनी के साथ। हाँ, नोट्स में लिखा है कि उसने राष्ट्रवाद को रोकने के लिए इटली को ऐसे बांट दिया जैसे किसी पिज्जा के टुकड़े कर दिए हों। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया ने खुद रख लिया, जैसे लोम्बार्डी और वेनेशिया। सिसिली और नेपल्स फ्रांस के बुर्बो वंश के चहेतों को दे दिए। रोम और उसके आसपास का इलाका पोप को थमा दिया, और जर्मनी का भी यही हाल किया। जर्मनी को 39 रियासतों के एक संघ के रूप में रखा गया और उस पर ऑस्ट्रिया का कंट्रोल बिठा दिया गया। ये तो साफ तौर पर फूट डालो और राज करो वाली रणनीति थी। और उसकी रणनीति बहुत साफ थी कि अगर ये लोग आपस में बटे रहेंगे तो कभी भी एक राष्ट्र के रूप में खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आप किसी जमीन को तो टुकड़ों में बांट सकते हैं, पर किसी विचार को कैसे बांटेंगे? विचारों को इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। 1830 आते आते फ्रांस में फिर से क्रांति की आग भड़क उठी। इसके मुख्य कारण थे मेटरनिख की यही दमनकारी नीतियां और राजा चार्ल्स दशम का निरंकुश शासन। और चार्ल्स दशम ने जो जनतंत्र विरोधी कदम उठाए, उसका नतीजा ये हुआ कि उसे घुटने टेकने पड़े। गद्दी छोड़कर उसे भागकर इंग्लैंड जाना पड़ा। और फिर फ्रांस में आर्लियंस वंश के लुई फिलिप को शासक बनाया गया। एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। मतलब राजा तो रहेगा, लेकिन उसे संविधान के हिसाब से काम करना होगा। ये मेटरनिख के लिए एक जोरदार तमाचा था। लेकिन कहानी यहाँ भी शांत नहीं हुई। 1848 में फ्रांस में एक और क्रांति हुई। क्योंकि ये लुई फिलिप भी कोई बहुत अच्छा शासक साबित नहीं हुआ। उसकी नीतियां बहुत कमजोर थीं। हाँ, उसने गिज़ो नाम के एक बहुत ही रूढ़िवादी व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बना लिया था, जो किसी भी तरह के सुधार के खिलाफ था। देश में भयंकर बेरोजगारी और भूखमरी फैल गई थी। और इतिहास गवाह है, जब पेट खाली हो तो क्रांतियां तो होंगी ही। 1848 की इस क्रांति ने लुई फिलिप को भी उखाड़ फेंका। द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई और लुई नेपोलियन तृतीय फ्रांस का नया सम्राट बना। फ्रांस की इन घटनाओं ने तो पूरे यूरोप में एक लहर पैदा कर दी। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि फ्रांस की इस लहर का सबसे बड़ा असर इटली पर पड़ा। इटली की हालत उस समय बहुत ही खराब थी। जैसा कि हमने पहले पिज़्ज़ा वाले उदाहरण से समझा, वो 7 अलग-अलग राज्यों में बटा हुआ था। विदेशी ताकतों का कब्जा था। और पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण उसके धार्मिक नेतृत्व में हो। ये सब बहुत उलझा हुआ था। लेकिन इस उलझन को सुलझाने के लिए 3 बहुत ही कमाल के नायकों की एंट्री होती है। मेज़िनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी। अगर हम इसे आज के समय के हिसाब से समझें तो इटली का एकीकरण एक स्टार्टअप बनाने जैसा था। और इस स्टार्टअप का जो विजनरी फाउंडर था, वो था मेज़िनी। ये स्टार्टअप वाली तुलना बहुत अच्छी है। मेज़िनी इटली के एकीकरण का वैचारिक चेहरा था। वो आइडियाज देने वाला इंसान था। वो एक साहित्यकार था और कार्बोनेरी नाम के गुप्त दल का सदस्य भी था। उसने युवाओं में जोश भरने के लिए 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्थाएं बनाई। उसने लोगों के दिलों में एक आज़ाद इटली का सपना बो दिया। लेकिन 1848 में जब उसने प्रयास किया तो वो विफल रहा। तो अगर उसका आइडिया इतना अच्छा था तो वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि सिर्फ जज्बात और अच्छे आइडियाज से साम्राज्य नहीं गिरते। मेज़िनी चाहता था कि इटली एक स्वतंत्र गणराज्य बने, जबकि सार्डिनिया पिडमोंट का राजा चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था कि सब कुछ उसके नेतृत्व में हो। और पोप का अपना अलग एजेंडा था। बिल्कुल। इस वैचारिक टकराव ने एकीकरण का रास्ता रोक दिया। मेज़िनी प्रैक्टिकल नहीं था, वो एक आदर्शवादी था। और यहीं पर इस स्टार्टअप को जरूरत थी एक बहुत ही शातिर और प्रैक्टिकल सीईओ की, जो नीतियां बना सके। और वो दिमाग था हमारे दूसरे नायक काउंट कावूर का। कावूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। उसने देखा कि इटली के रास्ते की सबसे बड़ी चट्टान ऑस्ट्रिया है और इटली अकेले ऑस्ट्रिया को नहीं हरा सकता। तो उसने गजब की कूटनीतिक चाल चली। मैंने नोट्स में पढ़ा कि 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध से इटली का कोई लेना देना नहीं था, फिर भी कावूर ने फ्रांस की तरफ से इस युद्ध में अपनी सेना भेज दी। ये बेवकूफ़ी लगती है ना, लेकिन यही तो उसका मास्टर स्ट्रोक था। ये बहुत सोची समझी कूटनीति थी। कावूर जानता था कि ऑस्ट्रिया को हराने के लिए उसे एक बड़ी ताकत का साथ चाहिए, और वो ताकत फ्रांस हो सकता था।
क्रीमिया युद्ध में बिना मांगे फ्रांस की मदद करके उसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को खुश कर दिया। उसने एक तरह से फ्रांस को अपना आसानमंद बना लिया। ये रणनीति काम कर गई। बाद में कावूर ने नेपोलियन के साथ एक संधि की और फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया, जिससे लोम्बार्डी पर उसका कब्जा हो गया। लेकिन कूटनीति में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। कावूर को इसके बदले फ्रांस को अपनी नीस और सेविये नाम की 2 रियासतें देनी पड़ी। ये एक बड़ा सौदा था, लेकिन इसके बदले में उसने उत्तरी और मध्य इटली जीत लिया। अब आइडिया हो गया, प्लानिंग हो गई, लेकिन जमीन पर लड़ने के लिए कोई एक्शन हीरो भी तो चाहिए। और वो था तीसरा नायक, गैरीबाल्डी। ये आदमी पेशे से नाविक था, लेकिन काम इसके बिल्कुल हेड ऑफ सेल्स वाले थे, जमीन पर जाकर डील क्लोज करना। गैरीबाल्डी ने अपनी स्वयंसेवक सेना बनाई, सिसिली और नेपल्स पर जोरदार हमला किया और वहां गणतंत्र की स्थापना कर दी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संकट पैदा हुआ। गैरीबाल्डी जब अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर रोम पर आक्रमण की योजना बना रहा था, तो कावूर घबरा गया। क्यों? क्योंकि रोम में पोप का शासन था और पोप की सुरक्षा फ्रांस कर रहा था। अगर गैरीबाल्डी रोम पर हमला करता तो फ्रांस से सीधा युद्ध हो जाता, जो इटली के लिए विनाशकारी होता। कावूर ने तुरंत रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। ये बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति रही होगी। दोनों आमने सामने आ गए होंगे, लेकिन यही गैरीबाल्डी ने जो किया वो इतिहास में अद्भुत है। उसने क्या किया? जब कावूर और गैरीबाल्डी की मुलाकात हुई, तो गैरीबाल्डी ने बिना किसी अहंकार के देशभक्ति का परिचय देते हुए अपने द्वारा जीते गए दक्षिणी इटली के सभी क्षेत्र राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिए। उसने सत्ता का कोई लालच नहीं दिखाया। और अंततः 1871 में जब फ्रांस किसी और युद्ध में उलझा था, तब इटली ने रोम को भी मिला लिया। एकीकरण पूर्ण हुआ। क्या कमाल की कहानी है। मतलब जहां मैज़ीनी ने विचार दिए, गैरिबाल्डी ने तलवार उठाई, वहीं कावूर के चतुर दिमाग ने इन सबको पिरोकर एक देश बना दिया। लेकिन रुकिए, अगर इटली का एकीकरण एक स्टार्टअप की कहानी थी, तो जर्मनी का एकीकरण तो एक आक्रामक हॉस्टाइल टेकओवर की तरह लगता है। हाँ, जर्मनी के सामने तो इटली से भी बड़ी बाधाएं थी। वो लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। ऊपर से उत्तर में प्रोटेस्टेंट और दक्षिण में कैथोलिक आबादी का बंटवारा। शुरुआत में तो वहां राष्ट्रवाद का नामो निशानी नहीं था। लेकिन कुछ चीजें बैकग्राउंड में पकड़ी थीं। 1806 में खुद नेपोलियन ने उन बिखरे हुए क्षेत्रों को मिलाकर जर्मन राइन राज्य संघ बनाया था, जिससे उन्हें साथ रहने की आदत पड़ने लगी थी। और फिर हेगल, हम्बोल्ट जैसे विचारकों ने अपने बातों से राष्ट्रवाद का बीज बोया। लेकिन विचारों की इस नींव पर एक मजबूत देश खड़ा करने के लिए सख्त और निर्मम फैसलों की जरूरत थी। और यही एंट्री होती है इतिहास के सबसे ताकतवर किरदारों में से एक की, ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर। इसके काम करने का तरीका कावूर या मेज़िनी से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे लोग रोमांटिज्म और आदर्शों की बात कर रहे थे, बिस्मार्क रियल पॉलिटिक में यकीन रखता था। यानी जो प्रैक्टिकल है वो करो, चाहे वो सही हो या गलत। उसकी प्रसिद्ध नीति का नाम ही रक्त एवं लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी था। उसका साफ मानना था कि भाषणों से कुछ नहीं होगा, जो होगा युद्ध और सेना की ताकत से होगा। और बिस्मार्क की कूटनीति किसी ग्रैंड मास्टर के शतरंज की खेल जैसी थी। उसने एक के बाद एक ऐसी चालें चली कि दुश्मन खुद ब खुद उसके जाल में फंसते गए। सबसे पहले 1864 में बिस्मार्क ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रिया के साथ ही हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर डेनमार्क पर हमला किया और श्लेस्विग और होल्स्टीन नाम के 2 प्रांत छीन लिए। और यहीं बिस्मार्क का असली शातिर दिमाग सामने आता है। युद्ध के बाद बंटवारे में बिस्मार्क ने श्लेस्विग प्रशा के पास रखा और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया। लेकिन होल्स्टीन में तो ज्यादातर आबादी जर्मन थी, तो बिस्मार्क ने जानबूझकर वहां के जर्मन लोगों को ऑस्ट्रिया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप जानबूझकर अपने पड़ोसी के घर में स्पीकर तेज कर दें ताकि वो झगड़ा करने आए और आपको उसे पीटने का बहाना मिल जाए। बिल्कुल सटीक उदाहरण। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से युद्ध का बहाना ही तो ढूंढ रहा था। इसी तनाव का परिणाम था 1866 का सिडोवा का युद्ध, जिसमें ऑस्ट्रिया की बुरी तरह हार हुई और जर्मन क्षेत्रों से उसका पत्ता हमेशा के लिए कट गया। लेकिन बिस्मार्क यहीं नहीं रुका। जर्मनी का एकीकरण पूरा करने के लिए फ्रांस को रास्ते से हटाना जरूरी था। उसने स्पेन की राजगद्दी के सवाल को लेकर फ्रांस को ऐसे भड़काया कि 1870 में सेडान का युद्ध हो गया।
और इस युद्ध में प्रशा की ताकतवर सेना ने फ्रांस को धूल चटा दी। नतीजतन 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। आखिर मतलब क्या है? क्या ये राष्ट्रवाद की लहर सिर्फ इटली और जर्मनी तक ही सीमित थी या इसका असर कहीं और भी हो रहा था? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये आग पूरे यूरोप में सुलग रही थी। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है यूनान यानी ग्रीस। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था, लेकिन वो तुर्क साम्राज्य के अधीन था। तुर्की की हालत उस वक्त इतनी खराब थी कि उसे यूरोप का मरीज कहा जाता था। यूनानियों ने आज़ादी के लिए 1821 में विद्रोह शुरू कर दिया। ओडेसा में हितेरिया फिलायाक नाम की संस्था बनी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। हमने अभी बात की कि मेटरनिख और यूरोप के बड़े देश तो क्रांतियों के सख्त खिलाफ थे। फिर जब यूनान ने तुर्की के खिलाफ क्रांति की, तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जैसे देशों ने यूनान का समर्थन क्यों किया? उन्हें तो इस क्रांति को कुचल देना चाहिए था। बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है ये। इसका कारण था धर्म और संस्कृति। यूरोपीय देशों को लगता था कि उनकी अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ें यूनान से जुड़ी हैं, इसलिए यहाँ उनका क्रांति विरोध का नियम बदल गया। 1827 में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की संयुक्त सेना ने नवारेनो की खाड़ी में तुर्की और मिस्र की सेना को हरा दिया और 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान एक आजाद देश बन गया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इसके अलावा भी नोट्स में कुछ और क्रांतियों का जिक्र है, जैसे ऑस्ट्रिया के अंदर ही हंगरी और बोहेमिया में विद्रोह हो गए। हंगरी में कसूथ और फ्रांसीसी डीक के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और 1848 में ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। बोहेमिया की स्वायत्ता की मांग को हालांकि हिंसा से कुचल दिया गया था। इसके अलावा पोलैंड का भी संक्षिप्त उल्लेख है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जाकर 1918 में आजाद हुआ। तो ये सब एक साथ हो रहा था। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इन सब का वैश्विक प्रभाव क्या हुआ। इस 19वीं सदी के यूरोपीय राष्ट्रवाद ने न केवल रूढ़िवादी ताकतों को कमजोर किया, बल्कि एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों में भी प्रेरणा का काम किया। भारत सहित दुनिया भर के गुलाम देशों में आज़ादी की लौ जगाने में इसका बड़ा हाथ था। तो आज के इस गहन चर्चा में हमने जो देखा वो ये है कि कैसे 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद सिर्फ एक साधारण शब्द नहीं था। ये एक ऐसा तूफान था जिसने सदियों पुरानी राजशाहियों की नींव हिला दी। हमने समझा कि कैसे साहित्यकारों के विचारों, शातिर कूटनीतिज्ञों की चालों और सेनापतियों की तलवारों ने मिलकर पुराने नक्शों को फाड़कर इटली और जर्मनी जैसे नए आधुनिक राष्ट्रों को जन्म दिया। बिल्कुल। और इस चर्चा को समेटते हुए मैं स्रोत सामग्री के आधार पर एक बहुत ही गहरे विचार के साथ श्रोताओं को छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। राष्ट्रवाद की जिस खूबसूरत भावना ने 19वीं सदी में अलग अलग लोगों को एकता के सूत्र में पिरोकर आजाद राष्ट्र बनाए, उसी भावना का जब अतिवादी रूप सामने आया, यानी अतिराष्ट्रवाद, तो उसने 20वीं शताब्दी के सबसे भयानक और विनाशकारी वैश्विक युद्धों की नींव भी रख दी। प्रथम विश्व युद्ध, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सही कहा, जिसका संकेत हमें सामग्री में पोलैंड की आजादी के साथ मिलता है। ये सोचने वाली बात है कि जो ताकत लोगों को जोड़ने का काम करती है, वो अगर सही संतुलन में ना रहे तो पूरी दुनिया को कैसे जलाकर राख कर सकती है। क्या अद्भुत और विचारोत्तेजक बात कही है आपने। वाकई एक ही भावना आजादी का टूल भी बन सकती है और विनाश का हथियार भी। श्रोताओं के लिए यह जानना और इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा कि आज के दौर में हम राष्ट्रवाद को किस तरह देखते हैं। इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि हम कहाँ से आए हैं, बल्कि यह भी चेतावनी देता है कि हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो आज के लिए हमारे स्रोतों का यह विश्लेषण यही समाप्त होता है। इतिहास के इन पन्नों को इसी तरह खोलते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और ज्ञान की इस खोज में हमेशा हमारे साथ बने रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। अपना ख्याल रखें।